हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले वैरन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स को। यानी कि जब वैरन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए और कौन कौन से चेंजेस किए एडमिनिस्ट्रेशन में। उन रिफॉर्म्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और वैरन हेस्टिंग के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। 1757 में 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ और इसके बाद 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, इन दोनों युद्धों को जीता ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन दोनों युद्धों को जीता और इन दोनों वार को जीतने के बाद, युद्धों को जीतने के बाद, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ताकतवर पॉलिटिकल पावर बन गया और इसके हाथ में बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया और उसका शासन चला। यानी ईस्ट इंडिया का शासन चला 1858 तक, जब तक 1857 में इंडिया में रिवोल्ट नहीं हुआ और ब्रिटिश सरकार ने शासन को अपने हाथों में नहीं ले लिया। तो जब ये दोनों युद्ध हुए, इन दोनों के बाद सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव को फोर्ट विलियम का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके बाद कई और गवर्नर जनरल आए और 1772 में वैरन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया फोर्ट विलियम का, बंगाल में। तो इसके बाद हम आइए अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वैरन हेस्टिंग द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को। वैरन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वैरन हेस्टिंग को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जब वैरन हेस्टिंग आए तो उन्होंने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अराजकता फैली हुई थी, अव्यवस्था फैली हुई थी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा काओस में था। और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन था वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। और ये स्थिति बहुत और ज़्यादा बढ़ गई थी और ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई थी फैमिन के चलते, क्योंकि उस समय में बंगाल में और इंडिया के कई अदर पोर्शंस में भी फैमिन यानी कि सूखा आई हुई थी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वैरन हेस्टिंग ने ये सोचा कि ये बहुत ही सही समय है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी रिफॉर्म्स की। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की सोची और इस वीडियो में हम अब देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाए और क्या क्या चेंजेस किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफॉर्म, वो था एबोल्यूशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम। जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूअल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो इनके वैरन हेस्टिंग के आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अब कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू यानी रेवेन्यू का कलेक्शन अपने खुद के एजेंट्स द्वारा करेगी और खुद ही दीवान के रूप में एक्ट करेगी। जो ड्यूअल सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, उसे एबॉलिश कर दिया गया। और वैरन हेस्टिंग थे, उन्होंने नवाब की जो अलाउंसेस थे, बंगाल के नवाब के अलाउंसेस 32 लाख जो अलाउंसेस थे उसकी पूरी तरह से हाफ कर दिया और ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया जा सके। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले 26 लाख का एनुअल पेमेंट दिया करती थी मुगल एम्परर को, उसे भी वैरन हेस्टिंग ने बंद कर दिया ताकि फाइनेंसेस को सुधारा जा सके। और ये चीज़ हो गई ड्यूअल सिस्टम से रिलेटेड रिफॉर्म्स में। अब देखते हैं हम रेवेन्यू रिफॉर्म्स कि रेवेन्यू कलेक्शन में उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, क्या क्या चेंजेस किए थे। ड्यूअल सिस्टम के एबॉलिश होने के बाद जो रेवेन्यू के कलेक्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आ गई कंपनी पर और कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन शुरू कर दिया। इसके लिए यानी कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठाया गया, कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। और इसके साथ ही स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में इंग्लिश कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया ताकि वो रेवेन्यू कलेक्शन पर नज़र रख सके और सही तरह से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। और जो ट्रेजरी थी उसे मुर्शिदाबाद से मूव करके कलकत्ता में बैठाया गया, शिफ्ट किया गया। और इसके साथ ही एक अकाउंटेंट जनरल को भी अपॉइंट किया गया जो कि इन सभी
मूवमेंट्स पर नज़र रख सके और रेवेन्यू कलेक्शन पर नज़र रख सके। और इसके साथ ही 1772 में कलकत्ता बन गई बंगाल की राजधानी, और यहीं से सभी चीज़ों का संचालन होने लगा, सभी सरकारी काम होने लगे। और इस और जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थी उसने डिसाइड किया कि जो ज़मींदारी में लैंड्स दिए जाते थे 1 साल के लिए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो अब 5 साल के लिए दिए जाएंगे, ताकि ये पता चल सके कि किस ज़मीन की रियल वैल्यू क्या है। और इस ऑक्शन में ज़मींदार्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई। और इसके साथ ही इसी समय में बहुत सारे गुड मेजर्स भी, बहुत सारे अच्छे काम भी किए गए, ताकि जो पेजेंट्स थे उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। और जितने भी अनरीजनेबल फाइन्स थे उन्हें अबॉलिश किया गया, ताकि पेजेंट्स को सहूलियत हो और पेजेंट्स अपने खेती पर और अपनी चीज़ों पर ध्यान दे सके। और इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट के रोकने के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए, लेकिन ये सभी चीज़ें करने के बाद ये सिस्टम उतनी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये इस पूरा रिफॉर्म्स का डिसएडवांटेज है कि ये सिस्टम उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो जो जुडिशियल सिस्टम थी वैरन हेस्टिंग के समय वो परफेक्ट नहीं थी। परफेक्ट क्या, पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से लोग काम किया करते थे। क्योंकि जो नवाब था वो जस्टिस का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था और वो अपने पावर्स को बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करता था। ऐसा बहुत बार देखा जाता था कि उसके जो जजमेंट्स होते थे वो बहुत ही केयरलेस होते थे और बिना ध्यान दिए लिए जाते थे। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स फैले हुए थे। और जो छोटे लेवल्स थे, गांव लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या एक ब्लॉक लेवल पर, उस लेवल पर जो जमींदार्स थे वो जजेस के रूप में एक्ट करते थे। और ऐसा नहीं था कि जमींदार बहुत ही अच्छे आदमी थे और बहुत ही सही फैसला सुनाया करते थे, वो बहुत ही हाईली करप्ट पर्सन होते थे और वो बहुत ही प्री जुडिस्ड होते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन था या फिर पूरा जुडिशियल सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन से प्रभावी था, बहुत ही एक्सट्रीम करप्शन उसमें फैला हुआ था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वैरन हेस्टिंग ने ये महसूस किया कि जुडिशियल सिस्टम को सुधारना बहुत ही ज़रूरी है और जुडिशियल सिस्टम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल कोर्ट, एक कलेक्टर के अंदर और एक क्रिमिनल कोर्ट, एक इंडियन जज के अंदर स्थापित किया। अपील्स को सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 अपील कोर्ट्स बनाए गए, एक सिविल केसेस के लिए और दूसरा क्रिमिनल केसेस के लिए, और ये स्थापित किए गए कलकत्ता में। जो हाईएस्ट सिविल कोर्ट था अपील के लिए वो था सदर दीवानी अदालत, सिविल कोर्ट सदर दीवानी अदालत। और इसका जो हेड होता था, यानी इस सदर दीवानी अदालत का वो होता था गवर्नर, और इसके साथ साथ 2 जजेस होते थे जो कि रिक्रूट किए जाते थे उसके काउंसिल के मेंबर में से। और क्रिमिनल कोर्ट के लिए जो हाईएस्ट अपील के लिए क्रिमिनल कोर्ट होता था वो होता था सदर निजामत अदालत। सदर निजामत अदालत क्रिमिनल कोर्ट और सदर दीवानी अदालत सिविल कोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे। और ये फंक्शन करते थे इंडियन जज के अंडर में, जो कि जिसे अपॉइंट किया जाता था गवर्नर इन काउंसिल द्वारा। और ऐसा नहीं था कि केवल इन जो जजेस थे उनको ही कोर्ट में बैठाया गया था। इसके अलावा जो हिंदू और मुस्लिम एक्सपर्ट्स थे, हिंदू और मुस्लिम लॉज के जो एक्सपर्ट्स थे उन्हें भी कोर्ट्स में बैठाया गया था, ताकि हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज को अच्छी तरह से समझा सके जजेस को, ताकि वो अच्छी तरह से सही फैसला ले सके। और एक हिंदू लॉ का कंपाइलेशन एक प्रिपेयर किया गया संस्कृत में बहुत ही बड़े पंडित द्वारा, और इसे बाद में पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। और इस ये जो कंपाइलेशन था इसका बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और इस किताब का नाम दिया गया कोड ऑफ हिंदू लॉज, और ये प्रिपेयर किया गया था हॉलहेड द्वारा। तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि कोड ऑफ हिंदू लॉज जो बुक है उसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो आंसर है हॉलहेड।
इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म्स, वो है रिलेटेड है वो ट्रेड रेगुलेशन से, और कई अदर रिफॉर्म्स भी हैं। जो वैरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने एबॉलिश कर दिया सिस्टम ऑफ दस्तक, दस्तक का जो सिस्टम था या फिर फ्री पासेस का सिस्टम, इसे एबॉलिश कर दिया और इंटरनल ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश की। और वैरेन हेस्टिंग ने जो कस्टम हाउसेस थे उनकी संख्या को काफ़ी घटा दिया और एक यूनिफॉर्म टैरिफ इम्पोज किया। वो था 2.5%, 2.5% सभी इंडियन गुड्स के लिए भी और नॉन इंडियन गुड्स के लिए भी। जो प्राइवेट ट्रेड किए जाते थे कंपनीज के लोगों द्वारा, वो चालू रहे, उन्हें ऐसा नहीं था कि बंद कर दिया गया, लेकिन उन्हें एक लिमिट में रखा गया ताकि बहुत ही ज़्यादा एक्सेस कोई प्राइवेट ट्रेड ना करने पाए। और जो वीवर्स थे उन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया और बहुत ही फैसिलिटीज दी गई ताकि वो अपने कंडीशन को सुधार सके और अपनी स्थिति में सुधार ला सके। और वैरेन हेस्टिंग ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और इसके साथ ही वैरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक बैंक को भी स्थापित किया, शुरू किया। और कलकत्ता में जो पुलिस सिस्टम था उसे भी वैरेन हेस्टिंग ने इम्प्रूव किया, और जितने भी डकैत थे उन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जाने लगा और उन्हें बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाने लगी। तो इस वीडियो में हमने देखा वैरेन हेस्टिंग द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को, और हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल पर जाएं जहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।